हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जिसमें जो कंपनी रूल का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम करेंगे द क्राउन रूल वाला पार्ट, जो कि 1858 से लेके इंडिपेंडेंस तक यानी कि 1947 तक चलेगा। अब क्राउन रूल का इंडिया में स्टार्ट होने का रीज़न मैंने आप सभी को बताया था कि 1857 में सकोय म्यूटनी हुई थी, जिसको या 1857 का विद्रोह भी जिसे हम कहते हैं। और इस विद्रोह के कारण, इस सकोय म्यूटनी के कारण जो क्राउन था उसको अब लगने लग गया था कि इंडिया पे अपना कंट्रोल अगर रखना है तो अब कंपनी से काम नहीं चलेगा। अब हमें डायरेक्ट अपना कंट्रोल जो है इंडिया में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट वहाँ पे हमें कंट्रोल चलाना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए जो 1858 में एक एक्ट पास किया गया और जो कंपनी का रूल है वो एंड कर दिया गया, और जो क्राउन का रूल है वो इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया। तो इसी 1858 के एक्ट से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इस एक्ट को जाना जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ तो इंडिया के जो लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि अब क्योंकि क्राउन का रूल इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, कंपनी का रूल एंड हो रहा है, तो बहुत सारे जो राइट्स है वो इंडिया को दिए जाएंगे, बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में लेके आई जाएगी। इसके अलावा द रूल ऑफ कंपनी वॉज रिपील्ड एंड द रूल ऑफ क्राउन वॉज रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन। चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट वायसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उनका जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया गया, और अब उनको बोला जाने लग गया वायसरॉय ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग जो है ऐसे फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बना दिए गए। इसके अलावा वायसरॉय के ऑफिस के पैरेलल एक और नया ऑफिस बना दिया गया। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि नया ऑफिस बना दिया गया जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो किसको बिठा दिया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर होते थे। अब देखो ये काम कैसे चल रहा है। ये इंडिया है, अब इंडिया के अंदर जो बैठेंगे वो बैठेंगे वाइसरॉय। वाइसरॉय इंडिया में बैठेंगे, और ये यहाँ पे है ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश मोनार्क। अब ये जो वाइसरॉय होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क को एक तरह से आंसरेबल होगा, वो ब्रिटिश मोनार्क को डायरेक्ट आंसर करेगा। लेकिन एक और नया ऑफिस बना दिया गया जिसको बोला गया एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ये इंडिया में नहीं बैठते थे, ये ब्रिटेन में ही बैठते थे। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये ब्रिटेन का जो कैबिनेट होता था, कैबिनेट आपको पता है जैसे इंडिया में कैबिनेट है उसके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसी तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह, जो बाकी सारे मिनिस्टर है वो कैबिनेट के अंदर आते हैं। तो ये जो कैबिनेट के एक मेंबर थे उनको एक ऑफिस दे देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये ब्रिटेन में ही बैठते थे और ये आंसरेबल होते थे पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट आंसरेबल होती थी क्राउन को। तो इस तरह से ये जो सारा सिस्टम है वो चल रहा था। इट इस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी। अभी जो 15 जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इनके लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक तरह से एडवाइस करेंगे, उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि इस एक्ट से जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। आपको पता होगा मैंने पहले के लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा रहा था, ताकि जो ब्रिटेन के क्राउन है जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल बढ़ाया जा सके। और उसमें क्या कर रहे थे, जैसे बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसकी जो लॉ मेकिंग पावर थी वो भी बंगाल को दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पे अब उल्टा हो गया है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन का उल्टा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है ये इनको वापस लौटा दी गई है। इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इसको अब रिवर्स कर दिया गया है एंड रीच दिस क्लाइमेट अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और जो ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जो 1773 में स्टार्ट हुआ था और 1883 तक आते आते जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था वो बना दिया गया था, उसको अब रिवर्स यहाँ पे किया जा रहा है। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय associating Indians with the law making process. It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council। यानी कि इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो कुछ इंडियंस हैं उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाए, और इसके अंदर एक ये राइट वाइसरॉय को प्रोवाइड किया गया कि वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है
वो काउंसिल के अंदर नॉमिनेट कर पाएंगे। और इसी प्रोविज़न के अंदर 1862 में लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कि 3 इंडियंस को, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। ये राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये जो 3 लोग थे, इनको नॉमिनेट किया गया लॉर्ड कैनिंग की तरफ से लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि जो आप आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक तरह से ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं, वो प्रोविज़न जो है आपको इसी एक्ट के अंदर मिलेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसके अंदर ऑर्डिनेंस का जो प्रोविज़न है वो दिया गया है। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि किसी भी कैबिनेट के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जो अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे या अलग अलग पर्सन होंगे, उनको अलग अलग काम दिया जाएगा। जैसे जो होम मिनिस्टर होंगे उनको जो है इंडिया के अंदर का जो भी मैनेजमेंट है उसका काम दिया जाएगा। जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे उनको डिफेंस का काम दिया जाएगा। इसी तरह से जो रेल मिनिस्टर होंगे उनको रेलवे का काम होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उनका बजट बनाने से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा। अब यहाँ पे इस समय हमें लगता है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उस समय ये एक तरह से कह सकते हो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था कि हर एक व्यक्ति का जो काम है वो अलग होगा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1861 में। अब देखो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे मैंने बात की कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया, तो ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो काम किस तरह से कर रही है। देखो 1773 से लेके 1861 तक तो था काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनकी एक काउंसिल होती थी जिसमें 4 से लेकर 6 मेंबर के आसपास होते थे। उसके बाद 1861 से लेकर 1947 तक जो जहाँ पे लेजिस्लेटिव वर्क होता था उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन उसके पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म कर दी गई थी। तो 1946 से लेकर 1950 तक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही जो है इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी। जब वो संविधान बनाने का काम करती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में वहाँ पे बैठती थी, और जब वो कोई लॉ पास करती थी वो तब वो पार्लियामेंट के रूप में वहाँ पे बैठती थी। तो दोनों काम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही किए जा रहे थे। और 1950 के बाद 1950-51 के आसपास जो है इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के अंदर जो लोग एमपीज जो है जीत के आते हैं उससे फिर जो है नई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का गठन होता है। तो 1950 के बाद जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पावर में आ जाता है, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और उसके बाद से अभी तक जो है वो सेम पार्लियामेंट जो है काम कर रहा है। नेक्स्ट एक्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें प्रोविजन कुछ दिए हुए। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। इसी तरह से जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो मेंबर्स के स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया गया। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो अभी तक जितने भी सीट्स फिल किए जाते हैं वो सारे नॉमिनेटेड सीट्स थे, लेकिन इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया कि कुछ जो सीट्स होंगी उसको वहाँ पे आपको लिमिटेड या इनडायरेक्ट प्रोविज़न कर दिया गया इलेक्शंस का। हालांकि जो इलेक्शन वर्ड है वो वहाँ पे यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस था वो लगभग इलेक्शन के सेम था। तो ये हम मान सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो इलेक्शन का प्रोविज़न है वो सबसे पहले वहाँ पे किया गया था। हालांकि जो इलेक्शन वर्ड है वो इस एक्ट के अंदर यूज़ नहीं किया गया था। नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉडल मिंटो रिफॉर्म। अब ये आपको याद रखना है कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है किस एक्ट को बोला जाता है। तो 1909 वाला जो एक्ट है उसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। मॉडल मिंटो क्योंकि जो लॉर्ड मॉडले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम जब ये 1909 में ये एक्ट पास किया गया था। एंड लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ गया मॉडल मिंटो रिफॉर्म। It provided for the first time for the association of Indians with the Executive Council of the Viceroy and Governor। अभी तक आपने जो भी इंडियंस के नाम सुने, 3 इंडियंस के नाम सुने, वो जो 3 इंडियंस थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। अब पहली बार जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है एक इंडियन को यहाँ पे नॉमिनेट किया जा रहा है या एक इंडियन को यहाँ पे लाया जा रहा है। काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय ऑफ गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये फर्स्ट मेंबर थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रखा गया।
ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, इनको लॉ मेंबर के रूप में उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जगह दी गई। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि एक सीट पे अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देंगे, और जो हिंदू कैंडिडेट होगा या फिर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको नॉन मुस्लिम ही वोट देंगे। ठीक है, तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था ये बनाया गया मुस्लिम्स के लिए। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, यानी कि इसके कारण जो कम्युनलिज्म है इंडिया के अंदर उसको लीगलाइज कर दिया गया। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और इसी कारण जो लॉर्ड मिंटो थे जिन्होंने इसको अप्लाई किया था उनको बोला जाने लग गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट एक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि ये मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्योंकि मॉन्टेग्स जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इस टाइम पे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, तो इन्हीं दोनों के नाम पे पड़ गया मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसके अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाया गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो अपने ऊपर किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, अभी के सिस्टम में जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी तरह से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसका कॉन्सेप्ट जो है पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। इसके इसी एक्ट के अंदर जो बाई कैमरलिज्म था और जो डायरेक्ट इलेक्शन थे उसके प्रोविजन किए गए, और जो अपर हाउस था उस समय उसको बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो लोअर हाउस था उसको बोला जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा जो लास्ट वाला एक्ट था उसके अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, और इस वाले एक्ट के अंदर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस इन सभी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और इन्होंने एक नया ऑफिस बना दिया ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। तो अब आप देखेंगे तो तीन ऑफिस जो है इंडिया के अंदर काम कर रही है। मान लीजिए ब्रिटिश क्राउन है, यहाँ पे ये इंडिया है मान लीजिए आप, तो एक तो वाइसरॉय होंगे इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक ऑफिस और बना दिया गया था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो ब्रिटेन के अंदर बैठते थे। इसके अलावा एक ऑफिस और बना दिया गया हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया जो कि लंदन में बैठते थे। तो ये तीनों जो है एक तरह से ब्रिटिश मोनार्की का पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल थे या उनके तरफ आंसरेबल थे, तो तीन ऑफिस जो है बना दिए गए। मेन पावर अभी भी वाइसरॉय के पास थी, ये दोनों उसके बाद जो है आप कह सकते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके पास काफ़ी पावर थी, और ये जो हाई कमिश्नर थे ये ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, एक तरह से सजेस्टिव बॉडी के रूप में ये काम कर रहा था। इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वो सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, यानी कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, जो आगे चलकर जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके थ्रू आज हम IAS IPS वगैरह की रिक्रूटमेंट होती है, तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट था 1926 के अंदर सबसे पहले किया गया। इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, यानी कि इस एक्ट के अंदर डायरकी जो इंट्रोड्यूस की गई। डायरकी वाला क्वेश्चन जो काफ़ी बार आता है, तो ये आपको याद रखना है। जो डायरकी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। अब जो डायरकी है इसके रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता था, इसको थोड़ा आप समझ लो। द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बट आप देखो ये डायरकी के अंदर क्या किया गया कि दो तरह के सब्जेक्ट्स बना दिए गए। जो पावर, जो लॉ बनाने की पावर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक हो गया आपका रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब इससे क्या हुआ, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर का होगा, और वो एडमिनिस्ट्रेशन किससे होगा, विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मिनिस्टर थे उसकी एड से वो काम जो है होगा। एंड द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे बोला गया है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे उस पर जो गवर्नर काम करेंगे वो मिनिस्टर की हेल्प से करेंगे, और जो मिनिस्टर होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उस पर जो गवर्नर होगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से काम करेगा, और उसके लिए कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये आपका डायरकी का सिस्टम है। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी
कमीशन टू इंक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। यानी कि अभी तक जितने भी एक्ट बनाए जा रहे थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि एक्ट को हम यहाँ पे एनालाइज करें कि एक्ट जो है, जो हमने सोच के एक्ट बनाया था, जो एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे वो उसने अचीव किए या नहीं किए। लेकिन इस एक्ट के में अंदर ये प्रोविजन किया गया कि 10 साल के बाद जो है इसको एक कमीशन बनाया गया जो इसको रिव्यू करेगा कि जो एक्ट्स के अंदर जो प्रोविज़न किए गए थे, जो प्रोविज़न बनाए गए थे, वो ग्राउंड लेवल पे कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका नुकसान है, वो सारी चीज़ें जो ये कमीशन जो है देखेगा। अब ये इसमें प्रोविज़न किया गया था कि 10 साल के बाद देखेगा, लेकिन 10 साल के पहले ही जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में आ गया इस एक्ट के प्रोविज़न को एक तरह से जांचने के लिए कि इस एक्ट के अंदर क्या सही था और क्या गलत। लेकिन आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता होगा कि उस समय जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था 7 मेंबर थे इसके अंदर, और 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो वाइट्स थे। अब इंडिया के अंदर इस बात का प्रोटेस्ट हुआ कि तुम यहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करने आ रहे हो, लॉ बनाने आ रहे हो इंडियंस के लिए, और तुम्हारा ये जो कमीशन है इसके अंदर कोई इंडियन है ही नहीं। तो उस समय जो है काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और इस तरह की रैलीज जो है निकाली गई, साइमन गो बैक के जो नारे हैं वो लगाए गए और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो हुआ। अब इसके अंदर ही लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया और उनकी मौत हो गई, और उसके बाद जो है सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसके बाद आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर था वो यही था साइमन कमीशन के रिगार्डिंग। हालांकि ये सब चीज़ें जो है आपका हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसी को डिस्कस करेंगे। तो साइमन कमीशन के आने के बाद जो है अब एक नया एक्ट आया जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये जो है एक तरह से बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है। अभी का हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 50 से लेकर 60% जो पार्ट है वो डायरेक्टली लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, इट वॉज द लेंदी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन। इसके अंदर 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल्स इसके अंदर दिए गए थे। आपको पता होगा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का मेन रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का वो पहले से ही बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट था, और ये लॉन्गेस्ट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एवर इनेक्टेड। यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इससे बड़ा एक्ट आज के पहले पास ही नहीं हुआ था। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया सबसे बड़ा एक्ट था, सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। यानी कि इस एक्ट में ये बोला गया कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसके अंदर जो प्रोविंसेस होंगी और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी वो यूनिट की तरह काम करेंगी। जिस तरह से यूएसए के अंदर सिस्टम चलता है उस तरह का सिस्टम जो है बनाने की कोशिश की गई। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। और जिस तरह से आज के टाइम हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, एक आपकी सेंटर की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है, और जो रेजिडरी पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास होती है। तो उसी तरह से 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है इस एक्ट के अंदर भी दिया गया, और जो रेजिडरी पावर थी वो वॉइसरॉय के पास दिया गया, सेंटर के पास थी। लेकिन क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, इसलिए जो फेडरेशन वाला जो आइडिया था वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इट abolished डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। अब देखो डायरकी के अंदर क्या था, रिजर्व सब्जेक्ट थे और कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर कंसल्टेशन करना था मिनिस्टर से, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के अंदर डायरकी को कम्प्लीटली हटा दिया गया, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी यानी कि जो स्टेट थे उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है वो दे दी गई। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था वो 1935 के एक्ट में आके जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, और जो प्रोविंसेस थे उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है दे दी गई। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स। यानी कि जो कम्युनल अवार्ड थे वो और ज़्यादा उसको आगे एक्सटेंड किया गया, और SC यानी कि शेड्यूल कास्ट को, वुमेन को और लेबर को भी इसके अंदर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो दे दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो जिस तरह की बॉडी UPSC है उसी तरह से एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना गया, बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेट जो है उस समय होते थे। तो जिस तरह से आज के टाइम पे UPSC जो है वो यूनियन लेवल पे है और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो कुछ उसी तरह का सिस्टम जो है 1935 के एक्ट में बनाया गया था।
इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट है उसको बनाया गया, जिसको आगे चल के जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट ही उस समय था, विच वॉज सेटअप इन 1937, और 1937 में इसको बनाया गया, जिसका प्रोविजन जो है 1935 के एक्ट के अंदर ही किया गया था। इसके बाद जो है 1947 का एक्ट पास होता है, जिसके अंदर जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है उसके रिगार्डिंग प्रोविजन कर दिया जाता है कि हम इंडिया को अब इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। अब जो ब्रिटिशर्स का जो इंडिपेंडेंस देने का रीज़न था वो थोड़ा सा समझ लो। आपको पता है कि जो 1916 के अंदर जो 1916 के अंदर जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया में वापस आ गए थे, और उसके बाद जो है 1919 का एक्ट जो है पास किया था इन लोगों ने, जिसके अंदर धीरे धीरे जो है इंडियंस को राइट मिलने स्टार्ट हुए थे। लेकिन जो राइट्स कांग्रेस पार्टी या महात्मा गांधी उस समय डिमांड कर रहे थे उतने राइट्स वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। अब इस समय क्या हुआ, जब 1935 का एक्ट पास किया गया उससे लगभग 4-5 सालों बाद जो है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि अब हमें जो है इनको आज़ादी देनी पड़ेगी, ऐसे ये लोग नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे जो टाइम लाइन थी वो किसी इस तरह से थी। ऑन फरवरी 20, 1947, 20 फरवरी 1947 को द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948, यानी कि 30 जून 1948 के पहले पहले जो हम जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर वो एंड कर देंगे। लेकिन आपको पता है जो इंडिपेंडेंस थी हमें वो तो 1947 में मिल गई थी, तो क्या सर्कमस्टांसेस थे इस समय ये आप देखेंगे। On June 3rd, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it. यानी कि जब इन्होंने ये बोला कि हम 1948 तक इंडिपेंडेंस दे देंगे, तो उस समय जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं विरोध दर्ज करवाया, और उन्होंने बोला कि जो हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की बैठी है हम इसको मानते नहीं हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो उस पार्ट पे अप्लाई नहीं होगा जो इसको अपने ऊपर लागू नहीं करवाना चाहते। ऑन द सेम डे जून 3rd, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टीशन प्लान, यानी कि अब जो मुस्लिम लीग थी उनका कहना यह था कि जब तक पार्टीशन नहीं हो जाएगा हम जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे ही नहीं। तो उस समय क्या हुआ, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने एक तरह से पार्टीशन प्लान जो है सबके सामने रखा, और द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और जो प्लान था वो कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को तो यहाँ पे फ़ायदा ही हो रहा था, लेकिन जो कांग्रेस थी उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ा। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और जैसे ही इन दोनों ने प्लान को एक्सेप्ट कर दिया तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसको भी आगे पास करने के लिए भेज दिया गया। और आगे पास करने के भेजने के बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से पहले पास हुआ, फिर ब्रिटिश क्राउन से वहाँ पे अप्रूवल मिला, और उसके अंदर फिर जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947, यानी कि जो एक्ट था उसके अंदर ये डेट मेंशन कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 से जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट माना जाएगा। It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from British Commonwealth, यानी कि इसके अंदर ये प्रोविज़न कर दिया गया कि पार्टीशन होगा और इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए जाएंगे, और इनके पास पूरा राइट होगा कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है उनसे ये अपने आप को अलग कर सके। इट empowers the Constituent Assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself, यानी कि इस एक्ट ने एम्पावर किया कि दोनों जो कंट्रीज बनेंगी उन दोनों की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास ये पावर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोविज़न जो है कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और उसके अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट होगा, कोई भी रूल होगा वो एप्लीकेबल नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहें तो जो इंडिपेंडेंस एक्ट है जो कि ये 1947 में पास हुआ है इसको भी रिपील कर सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। बेसिकली जो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इनके पास अनलिमिटेड पावर है, ये कंट्रीज को किसी भी तरह अपनी कंट्री को अब किसी भी तरह से गवर्न कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो इंडिपेंडेंस थी वो मिल गई, और उसके बाद जो है वो बाकी सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट है वही हम कवर करेंगे। तो ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कवर हो गया लगभग। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर कुछ इस तरह के हेडलाइंस छपी थी। इंडिया
इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड। तो इस तरह की हेडलाइंस जो छपी। इसी तरह से जो यहाँ पे आप ये जो है आप हिंदुस्तान टाइम्स आपका ये इंडिया का न्यूज़पेपर है। इसी तरह से जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर आपने नाम सुना होगा डॉन का, तो इसमें भी यही इस तरह की जो हेडलाइंस थी वो छपी थी, वर्थ ऑफ पाकिस्तान एन इवेंट इन हिस्ट्री। तो इस तरह से जो न्यूज़पेपर में अंदर इस बड़े इवेंट को कवर किया गया। अब देखो ये सारा पार्ट जो है कवर कर लिया है। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से उसको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में हम थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसके नोट्स किस तरह से बनाने हैं आपको, तो जो कॉर्नेल मेथड मैंने आपको बताया उसी मेथड का आपको यूज़ करना है। आपको A4 साइज सीट लेनी है, या फिर आप अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं तो उसमें भी काम कर सकते हैं आप। ऊपर आपको इतना स्पेस छोड़ देना, उसमें आपको टॉपिक का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। नीचे आपको समरी के लिए या फिर एडिशनल कुछ नोट्स ऐड करने हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ेंगे और साइड में लिखेंगे आप सब टॉपिक। अब सब टॉपिक में आपको एक्ट का नाम लिखना है, किसी भी एक्ट का आप नाम लिखो और उस एक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उसके अंदर एक्ट ऐड करते जाना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके अंदर जो भी इस प्रोविजंस थे, अब देखो पेपर ये सारे जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ की पॉइंट्स याद रहने चाहिए, जैसे डायर की किस एक्ट के अंदर आया, RBI को किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट को किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, कम्युनल अवार्ड किस एक्ट के अंदर आया, इलेक्शन सबसे पहले किस एक्ट के अंदर आया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर सबसे पहले किस एक्ट के अंदर नॉमिनेट किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जो की वर्ड्स है वो आपको याद रहने चाहिए और वो प्रोविजन जो है किस एक्ट के अंदर किया गया, इतना आपको लर्न करना है बाय हार्ट। इसको आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखें, जो मान लीजिए आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे बनाया, तो इसके अंदर सबसे पहले किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविज़न यहाँ पे किया गया था। इसी तरह से 3 लिस्ट का प्रोविज़न जो था वो इसमें किया गया था। और भी चीज़ें जैसे जो डायर की थी उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था। और भी जो प्रोविजन थे वो आपको लिखने हैं। RBI को इसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी जो फेडरल कोर्ट था उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरह से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक एक वर्ड में आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से इसको होल्ड कर लेना और टॉपिक देख के आपको एक्टिवली अपने माइंड में रिकॉल करना है कितने बातें आप कितने पॉइंट्स आपको याद कर पा रहे हैं। मान लीजिए 5 पॉइंट आपने लिखे हुए हैं, इनमें से 3 पॉइंट्स आपको याद आ गए तो उनको आपको रहने देना है। जो 2 पॉइंट्स आपको याद नहीं आए उसको हाईलाइट कर लेना, बार बार उसको रिवाइज करना है, और जब आप बाद में दोबारा इसको रिवाइज करने के लिए आएंगे तो आप देखेंगे जो पॉइंट आपको पहले याद नहीं आ रहे थे वो आप सबसे पहले याद आएंगे। और इस तरह से आपका एक तरह से टेस्ट होता रहेगा कि क्या चीज़ें आपको याद है, क्या चीज़ें आपको नहीं है। तो ये मेथड आपको यूज़ करना है नोट्स बनाने के लिए। आप इसके नोट्स बनाएं, इसको कंप्लीट करें। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।